जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 9 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आज का पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। हथकरघा उद्योग जो है छोटे कुटीर उद्योगों में से एक है जो रोजगार पैदा करता है। भारत सरकार इस दिन हथकरघा से जुड़े कामगारों और कारीगरों को सम्मानित करती है। हथकरघा उद्योग में सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं जो देश और विदेश में पसंद किए जाते हैं। पिछले वर्षों में हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और प्रोत्साहन सरकार ने शुरू किए हैं। यह दिन हमारे पारंपरिक और सांस्कृतिक वस्त्र उद्योग की ताकत को याद करने और नई पीढ़ी को इसके महत्व को से जो है अवगत कराने का मौका होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसको याद रखना है 19%। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 19% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। यह संख्या जो है 2024 के 1031 से बढ़कर 1228 हो गई है। यह वृद्धि सफल संरक्षण प्रयासों और सही वैज्ञानिक तरीकों के कारण हुई है। दोनों तमिलनाडु और केरल में मिलकर नीलगिरी तहर की जनसंख्या जो है इसका सर्वेक्षण किया गया। नीलगिरी तहर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उच्च सुरक्षा दी गई है। तमिलनाडु के मुख्य संरक्षण क्षेत्र मुकुर्थी नेशनल पार्क और ग्रास हिल्स नेशनल पार्क है। ये वृद्धि दर्शाती है कि सतत संरक्षण और खोज कार्यों से हिमालयी जीव संरक्षित किए जा सकते हैं। हालांकि आवासीय अवरोध और मानव हस्तक्षेप जो है खतरे बने हुए हैं, इसलिए और भी संरक्षण जरूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको याद रखिएगा, रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। देखिए, भारत जो है रूस के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता औद्योगिक आधुनिकीकरण, खनन, उर्वरक, रेलवे और तकनीकी क्षेत्रों में हुआ है। प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है 11वें सत्र में दिल्ली में हुए, जिसमें भारत और रूस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यह सहयोग दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का हिस्सा है। भारत रूस के व्यापार और तकनीकी सहयोग फ्रेमवर्क के तहत ये बैठकें नियमित होती हैं। प्रोटोकॉल से जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत के औद्योगिक क्षेत्र को आधुनिक बनाने और आर्थिक वृद्धि को गति देने में जो है मदद मिलेगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 107वां सदस्य कौन बना है? इसको याद रखिएगा, मोल्दोवा। कौन बना है? मोल्दोवा। देखिए, मोल्दोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 107वां सदस्य देश बन गया है। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में मोल्दोवा के राजदूत एना तबान के साथ बैठक में की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है 2015 में भारत और फ्रांस ने किया था। इस गठबंधन का मकसद है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना। ISA के सदस्य देशों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में जो है तेजी आ रही है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा में निवेश,
तकनीक साझा करने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में जो है काम करता है। भारत आईएसए का संस्थापक सदस्यों में सबसे प्रमुख देश है और इसका मुख्यालय जो है भारत की गुरुग्राम में है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है, तो इसको याद रखिएगा, दिल्ली विधानसभा। कौन? दिल्ली विधानसभा। देखिए, दिल्ली विधानसभा जो है 4 अगस्त 2025 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जैसा कि आपको इमेज में दिखलाई पड़ रहा होगा। इससे जो है हर महीने लगभग 15 लाख रुपए की बिजली बचत होगी और सालाना करीब 1.75 करोड़ रुपए की बचत संभव है। अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग सिस्टम के जरिए बिजली ग्रिड में भी भेजी जा सकेगी। दिल्ली विधानसभा ने पेपरलेस काम करने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी शुरू किया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। दिल्ली विधानसभा की यह मॉडल जो है अन्य राज्यों के लिए हरित और डिजिटल विधानसभाओं की दिशा में प्रेरणा बनेगी। इस कदम को जो है प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल भारत और स्वच्छ ऊर्जा अभियान का हिस्सा माना जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है, तो इसको याद रखिएगा, मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। देखिए, इजराइल जो है इसने मिस्र के साथ 35 अरब डॉलर के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। यह इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात सौदा है। समझौता इजराइल के लोविथान गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर आधारित है। मिस्र इस समझौते से जो है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। यह समझौता मध्य पूर्व में ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देता है और दोनों देशों के बीच यह लंबे समय का रणनीतिक और आर्थिक ऊर्जा संबंध है। इजराइल और मिस्र जो है दोनों ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी करके वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो इसको याद रखिएगा, पंजाब। कौन बना है? पंजाब बना है। देखिए, पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया है। इस पैनल में सांकेतिक भाषा दुभाषीय अनुवादक और विशेष शिक्षक शामिल हैं। इसका उद्देश्य सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया में बेहतर सहायता देना है। ये विशेषज्ञ अदालतों में बच्चों की बात समझने और उनके अधिकारों की रक्षा में जो है मदद करेंगे। यह पहल जो है बच्चों के लिए न्याय को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाएगी। पंजाब सरकार इन विशेषज्ञों को जिलेवार तैनात करेगी और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन्हें वेतन भी देगी। यह कदम विशेष रूप से किशोर न्याय और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पोस्को जो कहलाता है, इसके मामलों में लागू होगा। पंजाबी सरकार पहले ही विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित कर रही है, जिससे कि यह समावेशी समाज की दिशा में बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकल, क्रोमियम और प्लैटिनम खनिज पाया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकल, क्रोमियम और प्लैटिनम खनिज पाया गया है, इसको याद रखिएगा, महासमुंद जिले में। किस जिले में? महासमुंद जिले में। देखिए, छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला जो है इसके भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक में निकल, क्रोमियम और प्लैटिनम समूह के खनिज जो है मिले हैं। यह खोज डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड ने की है, जो भारत की रणनीतिक खनिज नीति में महत्वपूर्ण है। भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण जो है इसने पहले इस क्षेत्र में खनिजों की संभावना जताई थी। 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 700 मीटर लंबा खनिज पट्टा और 300 मीटर गहराई तक सल्फाइड खनिज जो है पाए गए हैं। यह खोज भारत को आत्मनिर्भर बनाने और रणनीतिक खनिजों में आगे बढ़ाने में जो है
मदद करेगी। महासमुंद को ऐसा रणनीतिक खनिज केंद्र बनाने की योजना है जहां निकटवर्ती क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ और देश के लिए मील का पत्थर माना है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो है कहाँ पर शुरू हुई है। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ पे शुरू हुई है, इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। देखिए 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो है 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के रविंद्र भवन में शुरू हुई। कहाँ पर, रविंद्र भवन में। यह कार्यक्रम ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है जो भारतीय कला की प्रमुख संस्थाओं में से एक है। प्रदर्शनी में पूरे भारत में 5900 से ज़्यादा कबूल की गई कलाकृतियों में से 283 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। इस साल पहली बार पुरस्कार विजेताओं की कलाकृतियाँ बिक्री के लिए भी रखी गई हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी जो है 6 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक जो है आम जनता के लिए खुली रहेगी। यह कला प्रदर्शनी भारत की समृद्ध दृश्य और समकालीन कला की विविधता को दर्शाती है। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जो कला के संरक्षण और विकास के लिए काम करती है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि ओपन एआई ने 7 अगस्त 2025 को चैट जीपीटी का कौन सा मॉडल लॉन्च किया है। ओपन एआई ने 7 अगस्त 2025 को चैट जीपीटी का कौन सा मॉडल लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा, चैट जीपीटी 5। कौन सा मॉडल लॉन्च किया है, चैट जीपीटी 5 लॉन्च किया है। देखिए ओपन एआई जो है इसने 7 अगस्त 2025 को अपना सबसे नया और एडवांस मॉडल चैट जीपीटी 5 लॉन्च किया है। जीपीटी 5 को पीएचडी स्तर के विशेषज्ञ जैसा माना जाता है, जो जटिल सवाल समझने और हल करने में सक्षम है। यह मॉडल पहले से ज़्यादा तेज, सटीक और समझदार है। चैट जीपीटी 5 के साथ जो है एआई टेक्नोलॉजी में भी बड़ा सुधार हुआ है, जैसे बेहतर रीजनिंग और गलती कम होना। यह मॉडल जो है कोडिंग, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर काम करता है। जीपीटी 5 अब सभी यूजर्स के लिए फ्री उपलब्ध है, जिसमें इससे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ओपन एआई ने इसे एंटरप्राइज और एजुकेशन यूजर्स के लिए भी खास फीचर्स के साथ जो है लॉन्च किया है। जीपीटी 5 तकनीक एआई के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर है और दुनिया भर में एआई उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न जो है, जितना भी मैंने आपको प्रश्न बताया, जितनी भी आर्टिकल्स मैंने आपको समझाए, वो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी और ज़्यादा से ज़्यादातर चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।